इंसान बने ही गलतियों के लिए हैं। तो क्या कोई ऐसा तो नहीं है जो कि अस्निग्ध रह गया हो व्यक्ति? अगर वो ऐसा रह गया है तो उसके क्या सिम्पटम्स होंगे? हम कैसे पहचानेंगे? सम्यक स्निग्ध क्या क्या लक्षण होंगे? और यदि किसी के साथ ज़्यादा हो जाएगा मान लो हम लोग स्नान कराने लग गए और स्नान कराते-कराते कोई इम्पोर्टेंट कॉल आ गया, उसका जिसकी हमने उम्मीद नहीं की थी और हम बातों में लग गए, हम खो गए उसकी दुनिया में, तो उसका ज़्यादा स्नेह हो जाएगा। ऐसा मान के चलते हैं कि यार स्नेह तो वो अपने आप ही करता है, पेशेंट भी ध्यान रखता है। ऐसा प्रोसीजर नहीं कि पेशेंट ना देख पाए, फिर भी ऐसा मान के चलते हैं। तो पहले लक्षण देखते हैं अस्निग्ध व्यक्ति के लक्षण। कह रहे हैं कि यदि प्रॉपर स्नेह नहीं हो पाएगा तो क्या सिम्पटम देखने को मिलेंगे? कह रहे हैं पुरुषम ग्रथितम वृक्षम। बेटा आप लोग कोशिश किया करिए कि 10:05 तक सब लगभग जॉइन हो जाए। आज तो खैर मैं ही लेट हो गया था, क्योंकि आई थिंक रिकॉर्डिंग में डिस्टर्बेंस होता होगा, तो कोशिश करिएगा आप लोग। ठीक है। पुरुषम ग्रथितम वृक्षम वायु अप्रगुणो मृदु पक्ता खरितम वृक्षम च गात्रस्य अस्निग्ध लक्षणम। इस तरह आचार्य चरक इस श्लोक में बात कर रहे हैं, तो ध्यान से देखें। अगर हम लोग, पुरुष कैसा है, स्टूल कैसा होगा? गांठदार होगा, ग्रथित होगा, उसमें ग्रंथियां होंगी। सीधी सी बात, हम अगर स्नेहांश कम है, यदि वो अस्निग्ध रह गया है, स्नेह की मात्रा कम पड़ गई है, चिकनाई कम पड़ गई है, तो ये गांठदार हो जाएगा अपने आप मल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रुक्ष है, रुक्ष निकलेगा। वायु का अनुलोम ना होना, वायु कैसी है? प्रगुण ना होकर अप्रगुण है, यानी कि वायु का अनुलोमन नहीं होगा। वायु की जो गति होनी चाहिए, मुझे बताओगे आप लोग कि अपान वायु की गति किधर होती है? अपान वायु की गति किधर होती है? अधोगामी। ठीक है, अधोगामी है, यानी वायु का अनुलोमन नहीं हो रहा है इस निहन की बिना। जठराग्नि का मंद ना होना, ठीक है, सॉरी, जठराग्नि का मंद होना। तो यहाँ पर जठराग्नि के यदि स्नेहन प्रॉपर नहीं हो पाया है तो जठराग्नि का मंद होगा। अब यहाँ पे इसे ध्यान रखनी है, यहाँ पर जो ये वर्ड दिया हुआ है ना, ये एक वर्ड है, यहाँ से आप ये हटा के इसको पढ़ोगे। मृदु पक्ता, पक्ता माने क्या? पाचन, पाचन अग्नि। वो कैसी है? मृदु है, यानी कि मंद है, तो उसकी अग्नि मंद हो गई। ओके। खरत्वम, शरीर में क्या होगी? खरता होगी, चूंकि स्नेह पूरा नहीं है। रुक्षता होगी। गात्र से अस्निग्ध लक्षण, ऐसे अस्निग्ध गात्र के लक्षण है, यानी कि ऐसे अस्निग्ध शरीर के लक्षण है। गात्र माने शरीर, सिंपल सी बात है। मैंने आपको ये बताया भी था कि यदि ये याद नहीं होता है तो क्या ट्रिक बताई थी हमने? अगर मान लो श्लोक नहीं याद हो पाया तो ट्रिक क्या बताई थी? याद है किसी को? पगुरु पखरु। पखरू पगरू। हम्म, ये मुझ जैसे कम आईक्यू वाले लोगों के लिए अगर श्लोक याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। पगरु और पखरू, इससे आप, अगर यूजी के लिए बता रहा हूँ, केवल यूजी में लिखने काम आ जाएगी। और पीजी में भी यदि श्लोक में पहचाना ऑप्शन देखे एमसीक्यू में, तब भी काम आ जाएगी कि पुरुष ग्रथित वृक्ष है, पक्ता खरत्म वृक्षता है। यहाँ से श्लोक पकड़ लेंगे कि श्लोक तो वो वाला है, इसम कर गया है, इसने सम्यक हो गया है, तो उसके आचार लक्षण बता रहे हैं। तो हम वेदन पढ़ेंगे तो सम्यक के तो आप श्लोक याद करने की कोशिश करना ही करना, भले अति स्निग्धता के याद ना हो, अस्निग्धता के याद ना हो, कोशिश करनी कि सम्यकता के तो याद हो, क्योंकि बार बार पूछ ले जाते हैं श्लोक हमसे। कह रहे हैं क्या लक्षण होंगे? तो हमने यहाँ पर देखा, क्या देखा था कि वायु अप्रगुणो, लेकिन यहीं से शुरुआत हो रही है श्लोक की। कह रहे हैं कि वात अनुलोम्यम। अब यहाँ वात का अनुलोमन हो जाएगा। दीप्त अग्नि, अग्नि कैसे हो जाएगी? दीप्त हो जाएगी। और यहाँ कैसे हो रही थी? मृत। यहाँ क्या हो रही थी? अग्नि मृदु पक्ता, यहाँ मंदाग्नि हो रही थी। यहाँ पर जस्ट उल्टा हो रहा है, क्योंकि वो असनिग्ध था और ये सम्यक स्निग्ध है। यहाँ पर स्नेहन अच्छे से हो रखा है। ठीक है। बर्च कैसा है? तो कह रहे हैं बर्च स्निग्ध होगा, बट असहत होगा। ठीक है, असहत होगा। असहत माने क्या होता है? बताओ, कोई बताएगा? सहत का मतलब क्या होता है?
सेहत का वैसे मतलब होता है कॉम्पैक्ट, या कह सकते हैं हम लोग गहन, सॉलिड। तो ये असंहत होगा, चूँकि यहाँ पर स्नेहन सम्यक हुआ है, तो ये इतना रुक्ष या ग्रथित नहीं हो सकता, ये इसलिए असंहतम है। पर यहाँ पे ध्यान रखना, जो ये लाइन लिखी है ना, मल चिकना और गांठदार ना हो, थोड़ा-सा इसको संभल के पढ़ना। एक्चुअली इसमें लिखा हुआ है कि मल तो चिकना हो, पर गांठदार ना हो, इस तरह पढ़ना है इसको। मार्दवम स्निग्धता चांगे, सारे अंग कैसे हो जाएँगे? मृदु हो जाएँगे, सॉफ्ट हो जाएँगे। और इसको हम कैसे देखते हैं कि हम जो अपना आर्म वाला रीजन है, ये क्या रेज़ोल्यूशन का तो नहीं बना दिया मैंने? ठीक है, चलो। तो यहाँ पर ये एक लाइन नेल से अपने नाखून से एक लाइन खींच के देखते हैं और उसी से पता कर लेते हैं। एक मतलब एक तरीका है, एक शॉर्टकट है देखने का, शास्त्रों में नहीं लिखा हो शायद, कि हम वहाँ से देख लेते हैं कि स्नेहन सम्यक रूप से हुआ है कि नहीं हुआ है। यदि रुक्षता है तो दिख जाएगी रफनेस, कोई लाइन नहीं बन रही मतलब सेवन हो गया है। बहुत चिकनाई जैसे हमने लाइन खींची और वहाँ से जो है स्नेहांश से भी झलक आया, इकट्ठा हो गया नाखून, मतलब स्नेहन ज़्यादा ही हो गया है। कोई लाइन नहीं बन रही है, सम्यक स्नेहन हो गया है, बिल्कुल रूखी सी एक लाइन बन गई है, तो स्नेहन सम्यक नहीं हुआ, ये पहचानने का तरीका। आगे अगर हम देखें तो है अति स्निग्ध व्यक्ति के लक्षण, कि यदि अति स्नेहन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो एक चीज़ याद रखना कि जब अति स्नेहन होता है ना, ये मुझे बताओ, यदि अति स्नेह हो जाएगा तो ये किस गुण को बढ़ाएगा? वात को, पित्त को, या कफ को? कफ कफ को। कफ का जो कलर होता है कैसा होता है? पांडु होता है, कृष्ण होता है, या अरुण होता है? पांडु। पांडु। याद रखना यहाँ पर पांडुता, गौरवम, जाड्यम। शरीर में कैसा हो जाएगा यदि अति स्नेहन हो जाएगा? शरीर पीला पीला हो जाएगा, कफ के बढ़ने की वजह से गौरव भारी भारी लगेगा, जड़ता, जकड़ाहट होगी, स्टिफनेस होगी बॉडी में। कह रहे पुरुषस्य अविपक्ता, और पुरुष का भी पाचन नहीं हो पाया, चूंकि कफ ज्यादा बढ़ गया, मंदाग्नि की तरफ प्रवृत्ति हो रही है। तंद्रा, तंद्रा क्या? नींद के आने से पहले की स्टेज। तंद्रा अरुचि, उत्क्लेश, जी मिचलाएगा, खाना खाने का मन नहीं करेगा, नींद से आने लगेगी। तो समझ जाइए ये अति स्निग्ध के लक्षण है, ये अति स्निग्ध के लक्षण है। ठीक है, मान लो आप टॉपर हो, शगुन की तरह, कोई बात नहीं, लेकिन यदि मेरी तरह कम बुद्धि वाले हो तो एक छोटी सी चीज याद रखोगे एग्जाम में जाने से पहले, तो आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहेगी। ऐसे रखोगे कि एक पागल ताऊ है, पागल लगे कि पागज कह सकते हैं उसे, पागल ताऊ का अति स्नेह करने से, पागल ताऊ का अति स्नेह से पुरुष जो है कैसा रह जाता है? अविपक्व रह जाता है। ठीक है, अविपक्व रह जाता है। इतना बस याद रखिएगा। ठीक है, पासे पांडता, गौरव, जाड्यम, तंद्रा, अरुचि और उत्क्लेश अति स्नेह से कैसा रह जाता है? पुरुष अविपक्व रह जाता है। तो पागल ताऊ को अति स्नेह करा दो कि ज्यादा घी, मैंने बताया भी था कि घी हजम नहीं होता है किसको, तो पागल ताऊ का अति स्नेह से पुरुष अविपक्व रह जाता है। इस तरह से आप कर सकते हो, ना तो श्लोक पे है ही है, श्लोक याद कर लेना। ठीक, हमें हर प्रश्न पर ध्यान देना है, एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। जो भी चीज़ आपको याद करने में टफ लगती है, बहुत आसान तरीके हैं याद करने के उनको, मैं बहुत सारे बता भी नहीं सकता, बहुत बोरियत हो जाएगी ना, हर चीज़ की मैं ट्रिक बताता रहूँगा बैठ के, यहाँ बात हर चीज़ की लॉजिक बताता रहूँगा तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि ना याद होता हो, कभी रिवीजन करने बैठते हो और आपको ना समझ में आता हो, बार भूल जाते हो, तो प्लीज़ कॉल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज़ का याद करने का तरीका है। आचार्य सुश्रुत भी कुछ ऐसा ही कह रहा है, मिलता जुलता। आप इसको पहले तो अंडरलाइन कर लीजिए एक बार, है ना, एक बार नज़र डाल के देख लीजिए, पढ़ रिवीजन करें आप। तो इसमें केवल ज़्यादा कुछ बाकी सब एक जैसा ही है, बस थोड़ा-सा याद रखना है, मुखसरा और गुददहा। गुददहा को ज़रूर देख के जाइएगा, गुददहा को ज़रूर देख के जाइएगा, क्योंकि जो आमाशय में, सॉरी, जो हमारी ग्रहणी में पित्त होता है, ठीक है, पश्चिमानशय,
तो जब हम स्नेहन ज़्यादा कर लेते हैं तो जो घी होता है हमारा, वो स्नेह का शमन तो कर जाता है, जिससे गुप्तदाह होने की कंडीशन हो जाती है, गुप्तदाह। तो इस तरह से आप इसको याद रखिएगा। अब यहाँ 2 चीज़ें हम देख लेते हैं कि आखिर स्नेहपान करने से पहले क्या ठीक है हमारे लिए और स्नेहपान करने के बाद क्या ठीक है हमारे लिए। इन 2 प्रकार की स्थितियों को हम लोग देखते हैं। तो आचार्य क्या कहते हैं प्रश्न का आंसर में कि द्रव ऊष्णम अनभिसंधि भोज्यम अन्नम प्रमाणतः, प्रमाण में लेना है, एक निश्चित क्वांटिटी में लेना है। ना अति स्निग्ध लेकिन वो चिकना भी ज़्यादा ना हो, क्योंकि हम स्नेहपान तो करना ही है कल हमें, तो पहले से ही अति स्निग्ध नहीं लेना है, बहुत रुक्ष भी नहीं लेना है कि वायु का प्रकोप ही हो जाए। असंकीर्ण भी नहीं लेना है। असंकीर्ण के यहाँ 2 मतलब निकाल सकते हैं, ठीक है? संकीर्ण के देखो 2 मतलब होते हैं। एक तो होता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मिक्स हो गई हो, या दूसरा मतलब निकाल सकते हैं पुट्रिफिकेशन से, ठीक है? या हम कह सकते हैं पूती, सड़ा हुआ, बासी। तो जो हम खा रहे हैं रात को स्नान से पहले वो ज़्यादा मिला-जुला भी ना हो, कि उसमें पत्ते-पत्ते सब मिला हुआ हो, या ये कह सकते हैं कि बासी भी ना हो, ठीक है? स्नेह पातुमिच्छता, जब स्नेह पीने की इच्छा हो तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है? मुझे आप बताइए ऐसी कौन-सी चीज़ है जो द्रव भी है, जो द्रव भी है, उष्ण भी है, ठीक है? अभिसंधि नहीं, अभिसंधि ये समझ के चलो, अभिसंधि वो चीज़ होती है जो श्रोतोषों से कफ का स्राव करवा दे, जो चैनल से कफ का सीक्रेशन करवा दे, ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो अभिसंधि कहलाती है, ऐसा मान के चलो आप, ठीक है? तो ऐसी कोई चीज़ बताओ मुझे जो गर्म भी हो, लिक्विड भी हो, उष्ण भी हो और बहुत ज़्यादा अभिसंधि भी ना हो, कफ को ना बढ़ाती हो, बहुत ज़्यादा स्निग्ध भी ना हो, चिकनी भी ना हो, ठीक है? और जिसके सड़ने का तो कोई चांस ही ना हो, बल्कि वो बैक्टीरिया को और मारती हो। तो मुझे बताओ ऐसी कौन-सी चीज़ हो सकती है? मधु। क्या बेटा? मधु। मद्रव कहाँ होता है? अरे हुँ। दधी। क्या बेटा? दधी। द दधी? दधी कब से अभिसंधि नहीं होता है? और दधी कब द्रव होने लग गया? कोई बता पा रहा है बच्चों? सर कोई बता शहद हाँ। मतलब द्रव नहीं है। अच्छा ज़रा उसको शहद को रख के देखना, देखते हैं द्रव के लक्षण हैं कि नहीं उसमें। क्या आपने ध्रुवादि बोध नहीं घृत। पढ़े? कोई लड़का बता पाएगा? पान घृत। कोई लड़का बता पाएगा क्या? लड़कियों संबंध। की सर मदिरा। लड़कों की हाँ। देखो मदिरा होती नहीं है, मज़ाक कर रहा हूँ याद कराने के लिए बस। ठीक है, मदिरा मतलब नहीं है यहाँ पे। लेकिन कोइंसिडेंटली जो मैच कर रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, बस एक याद कराने के लिए आपको याद आ जाए एग्ज़ाम में, क्या किस कंडीशन की बात हुई थी। मदिरा-वदिरा नहीं है, समझो बस इशारा। ठीक है? तो कैसे-कैसे याद रखेंगे कि वो चीज़ जब शाम को हम कल हमें मान लो स्नान के लिए जाना है, तो एक रात पहले क्या खा सकते हैं? तो वो लिक्विड हो, बहुत ज़्यादा सॉलिड ना हो चीज़, ठीक है? कहाँ गया? हुँ। द्रव हो, उष्ण हो, शीत नहीं होनी चाहिए, वरना स्तंभता उत्पन्न करेगी। अभिसंधि ना हो, अति स्निग्ध और असंकीर्ण ना हो। तो ऑप्शन देखना है एमसीक्यू में, अगर सारे ऑप्शन मिले टिक कर देना है, ठीक है? इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। स्नेहपान का तो सर ऐसी समय, कोई ये चीज मैं नहीं पहले है। भी हमने नहीं, बहुत चीज़ें हो सकती हैं। आप अगर ओदन वगैरह होता है ज़्यादातर, ओदन चावल और घी इत्यादि से ओदन बना सकते हो। उसको थोड़ा-सा लिक्विड उसमें ज़्यादा रखो, ठीक है? बहुत सी चीज़ें होती हैं ऐसी। लेकिन ऐसी कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं है जो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है? वो समझाने के लिए बताई है केवल। अब देखो यहाँ पे स्नेहपान का समय देख लेते हैं कि स्नेहपान करना क्या है भैया? चलो रात का खाना खा लिया, व्यवस्था कर ली, मैंने बता दिया कि द्रव होना चाहिए, उष्ण होना चाहिए, अभिसंधि नहीं होना चाहिए। अब सुबह क्या करना है और किन कंडीशन में कौन-सा स्नान करना है? हमने स्नान कितने प्रकार के पढ़े? 2 प्रकार के। एक स्नान वो जो संशोधन कराता है और एक वो जो
संशमन कराता है। तो दोनों की टाइमिंग हमने अलग-अलग बात करी थी जब नोट्स पढ़ा रहे थे। तो आइए देख लेते हैं। पिबेत संसमनम स्नेहम अन्न काले प्रकांक्षितम। वेरी इंपॉर्टेंट, न जाने कितनी बार पीजी में क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है? शुद्ध्यर्थम यानी कि शोधन करने के लिए, पुनः आहारे नैसे जीड़े पिबेत नरः। कह रहे हैं कि अगर रात का, नैशे माने रात का अगर भोजन जीर्ण हो गया हो, तब शोधन के लिए सुबह हमें भोजन करना चाहिए, सुबह स्नेहपान करना चाहिए। पर सुबह स्नेहपान कर लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि रात को तो हम, रात का खाना तो हमने सुबह पचा दिया, ठीक है, पर हम जो है इतना लेट हो गए कि सुबह फिर भूख लगाई। क्योंकि जैसे ही सुबह भूख लगाई तो क्या कंडीशन बन जाएगी, आनंद बताओ? अगर सुबह फिर से भूख लगाई रात का खाना पचने के बाद, तो कौन सी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है? कोई, चलो कोई बता पाएगा? सर एनीबॉडी? संसमन वाली। हाँ, संस्मरण वाली कंडीशन फिर से उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि अन्न काल है प्रकांचनम, फिर से अन्न काल हो जाएगा, खाना खाने का समय हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि सुबह थोड़ी जल्दी कर लें, अपॉइंटमेंट डॉक्टर से लें, डॉक्टर से, डॉक्टर साहब लेट नहीं होना है। अपनी रील फील बाद में चलाना, मेरा स्नान पहले कर दो। क्योंकि मास्टर ने हमें पढ़ाया था संहिता में कि देर न हो जाए कहीं, समझ रहे हो? ये वाली कंडीशन नहीं होनी चाहिए, देर तो नहीं होनी चाहिए, वरना अन्न काले प्रकांक्षितम, अन्न काल का समय हो जाएगा और वो समय संशमन का हो जाएगा, ना कि शोधन का बचेगा। तो ये बात ध्यान रखनी है। यहाँ से अगर केस स्टडी क्वेश्चन बन जाता है तो भी आपको ध्यान रखना है, वो आपको फंसा सकता है। ठीक है? इस केस स्टडी के ज़्यादातर क्वेश्चन वैसे काय चिकित्सा ऑफ द ईएनटी के बनते हैं। पंचकर्मा से तो नहीं बनाएगा, बन जाए तो मान लो आप इस चीज़ के लिए भी तैयार रहिएगा। हम लोग बात करेंगे डिटेल में। तो आगे अगर हम देखें, सर इसमें कुछ प्रकांक्षिता क्या है? इच्छा होना, जब खाना खाने की इच्छा हो, जब भूख, मतलब भूख लगाए। खाना खाने की इच्छा कब होती है? वो भूख लगाती है जब आग की अग्नि प्रदीप्त होती है। दोपहर के 12 बजे टिफिन का टाइम होता है और जबरदस्ती हम क्लास कर रहे होते हैं बैठ के, मास्टर गाली दे रहे होते हैं, मास्टर कब जाएगा, छुट्टी क्यों नहीं कर देता, चूंकि नीचे टिफिन आ गया होता है और भूख लग रही होती है, वो समय होता है छन्न काले प्रकांक्षिता। आइए अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। और मैंने आपको बताया था कि हमने दो दो परिस्थिति पढ़ेंगे। एक परिस्थिति ये कि स्नेहपान से पहले क्या हित अहित है, अब पढ़ेंगे हम लोग स्नेहपान के बाद क्या चाहिए। तो मैंने आपको तीन ही चीज बताई थी, सारा श्लोक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तीन चीज, क्षुरोदक उपचारी, यानी गर्म पानी पिए स्नेहपान के पश्चात, शाद ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य का पालन करे, और छपाशय, रात को बिना रील देखे इंस्टाग्राम जो है अनइंस्टॉल करके सो जाए। तीन कंडीशन में और छपा। ठीक है? आनंद ने फोन करके हिमांशु को बताया, भाई मुझे आज रास्ते में मिली थी और फाइनली वो मान गई है। तो ये जो सूचना किसको मिली? मन को मिली, हिमांशु के। इससे बताओ, क्या उसके हृदय की धड़कनें बढ़ेंगी नहीं बढ़ेंगी? क्या फिजिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे? जी सर। जी सर। हिमांशु से पूछते, हिमांशु बताओ जी सर, हार्ट बीट तेज हो जाएगी। कितनी तेज हो जाएगी? बर्दाश्त होगी, बाहर हो जाएगी? वो तो सर दूसरा हाथ रख के चेक। उफ, काफी। खैर छोड़ो, तो मैं समझ रहे हो ना आप लोग कि आखिर अब मन से जो जानकारी थी उसने हृदय पर चेंजेस लाए, लेकिन इसके बीच की सूचना किसने दी? अब यही बात याद रखना है कि जो ये अदृश्य मार्ग है, जो ये अदृश्य मार्ग है, जो सूचनाओं को मन से हृदय, हृदय से मन की तरफ आदान प्रदान करता रहता है, और मन की जो व्याख्यान है आयुर्वेद में बड़ा विस्तृत है, इसको हल्के में ले सकते, इसलिए तो चैप्टर के चैप्टर लिखे हैं आचार्य ने मन के ऊपर। हम वहाँ पर चर्चा करेंगे कि मन के विषय कितने हैं, मन के जो है कर्म कितने हैं, मन बनता किससे है, धीधति स्मृति का क्या रोल होता है मन के बनने में। और बाकी फिर हम देखेंगे कि जो तीन प्रकार के अहंकार है, सात्विक राजस तामसिक, उनसे मन कैसे बनता है, सारी डिटेल में बात करेंगे। तब हम देखेंगे मन के बारे में। फिलहाल ये समझ लेते हैं कि जो अदृश्य मार्ग है, जो मन और हृदय के बीच में ज्ञान का आदान प्रदान करता है, उसी को बेटा संज्ञा वह श्रोतस बोलते हैं, मनो वह श्रोतस या ज्ञान वह श्रोतस बोलते हैं। समझ में आ रहा है आपको? जी किसने सर। पूछा था ये? अच्छा, अभिषेक आपने पूछा था, ठीक है।
हाँ, ये वाला हो गया था। तो ये वाला मैंने बता दिया आपको, इसमें 3-4 चीज़ें याद रखनी है बस आपको, बहुत ज़्यादा याद नहीं रखना है व्यापद में, कि कॉम्प्लेक्शन कोई नहीं पूछ रहा आपसे। इस वाले को तो पूरा ही छोड़ दो, चलो देख लेते हैं, थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। यदि मान लो कॉम्प्लिकेशन हो ही जाए, आप किसी को स्नेहपान करा रहे थे और कॉम्प्लिकेशन हो गए, व्यापद हो ही गए, तब चिकित्सा क्या करोगे? तो याद रखना है, सबसे पहले तो कोशिश करनी है कि जो हमने ले लिया है ना अंदर, उसे बाहर निकालें, कैसे बमन करा दें। बमन इजीली हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वरना कोशिश करो प्रतीक्षा कर लो, पचा जाए तो ठीक है, स्वेदन करा दो, वरना वो मेल्ट हो जाए। अगर उसका व्याधि का बल और पुरुष का बल अच्छा खासा है, स्ट्रांग है बंदा वो, तो हम ब्रेचन भी करा सकते हैं, उसका नीचे से निकाल दें। अदरवाइज कुछ मेडिसिन है, उसको देख लेते हैं, जैसे कि तक्र अरिष्ट। अरिष्ट में क्या होता है? मद्य होता है, अल्कोहल होता है, जो क्या क्या होता है, सूक्ष्म व्यवायु होने की वजह से बहुत तेजी से फैलकर जो स्नेह शरीर में एकत्रित हो गया उसको पेनिट्रेट कर सकता है, तोड़ सकता है। रुक्ष अन्न ले सकते हैं, सोख सकता है स्नेह को। पेय पदार्थों का सेवन कर सकते हैं, मूत्रों का प्रयोग कर सकते हैं, कि जो मूत्र में भी क्षारीयता और अम्लता होती है। त्रिफला का सेवन कर सकते हैं, जो कि त्रिफला विरेचन करता है। तो इस प्रकार की दवाइयाँ अपने पास रख सकते हैं, जिसमें अगर 2 दवाइयाँ पास रखो तो भी काम चल जाएगा। वमन कराना है, तकारिष्ट त्रिफला का सेवन, दैट्स इट, इसी से हमारा काम हो जाएगा। ठीक है? आगे बढ़े अगर हम लोग, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इसको मैं देख लें थोड़ी-सी चीज़ें, कि संशोधन के लिए स्नेह पीने में क्या-क्या आचरण है। तो कह रहे हैं कि स्नेह पी लेने के बाद 3 दिन तक पुरुष विश्राम करे, और इस 3 दिन में स्नेह से मिश्रित द्रव ऊष्माश्रित और भात का सेवन करके विरेचन औषध का सेवन करे। अगर स्नेह के बाद उसे विरेचन करना हो तो उसे ऊष्मास रस का सेवन करना पड़ेगा, जिससे कफ का एकत्रीकरण ना हो पाए, कफ आ भी जाए तो मेल्ट हो जाए। क्योंकि स्नेह पीने से क्या डर लगा रहता है? स्नेह से स्निग्धता बढ़ती है, और स्निग्धता फाइनली कफ को बढ़ा देती है, और कफ बढ़ जाएगा ना, तो आपको पता होना चाहिए कि जब कफ बढ़ता है तो वमन कराते हैं, पित्त बढ़ता है तो विरेचन कराते हैं। और अगर हमें विरेचन कराना है तो कफ नहीं बढ़ने देना है, क्योंकि हम आगे देखेंगे कि जो व्यक्ति कफ के उत्क्लेशन के बावजूद वमन को स्किप करके पंचकर्मा के प्रोसीजर में सीधा विरेचन करा देते हैं, तो कैसे घृणी पर आच्छादन होता है, ये सब बातें हम करेंगे जब हम वमन विरेचन को पढ़ेंगे। फिलहाल हमें याद रखना है कि ऐसा नहीं होने देना, और ऊष्मास रस का सेवन कराते रहना, जिससे बाद में विरेचन औषधि करके विरेचन करा देंगे। और यहाँ पर जैसे मैंने ऊपर छर्दन और उल्लेखन बताया था वमन के पर्याय, वैसे आप यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर प्रसकंदनम, ये किसका पर्याय है? विरेचन का पर्याय है। ऊपर लिख लीजिए नोट्स में अपने। सर हाँ बेटा। सर आपने तो कल लिखवाया था कि स्नेह के 1 दिन बाद हमें वमन कराना चाहिए, तो यहाँ पे तो तुमने लिखा कि 3 दिन तक विश्राम करना चाहिए पुरुष को। तुम पता पूरी बात नहीं बताई तुमने। मैंने ये बताया था, स्नेहन के 1 दिन बाद वमन करना चाहिए, और 3 दिन बाद विरेचन करना चाहिए। और हम अभी क्या पढ़ रहे हैं देखो तो, हम क्या पढ़ रहे हैं देखो यहाँ पे, हम प्रस्कंदन पढ़ रहे हैं ना, तो 3 दिन बाद ही तो होगा, वमन थोड़ी पढ़ रहा हूँ जो 1 दिन बाद होगा। समझ रहे हो आप? आतिका, सर प्रस्कंदन प्रस्कंदन विरेचन, तो बता मास्टर में हाँ जबरदस्ती जी। करने निकाल रहे हो। मास्टर को बदनाम करना चाहते हो तुम बस। हम्म आगे बढ़ते हैं हम लोग। और स्नेह पीने और वमन के लिए क्या इसमें जो आचार है, क्या आचरण है, कि स्नेह पीने के 1 दिन बाद द्रव उष्ण मांस रस और भात खिलाकर वमन करना चाहिए। ठीक है? पर यहाँ पर एक चीज वो आचार जोड़ना भूल गए, तैयार ना, स्निग्ध होना चाहिए, ये रुक्ष नहीं होना चाहिए, ये स्निग्ध होना चाहिए। क्योंकि स्निग्धता रहेगी तो कफ बढ़ता रहेगा, और जितना कफ बढ़ेगा हमारे लिए छर्दन करना, वमन कराना उतना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बात हमें याद रखनी है। यहाँ पर तो ये जो ये उष्णता वगैरह दे रखी है, तो इन्होंने अपने आप हिंदी में लिखी है, ऐसा उष्णता मूल श्लोक में कहीं शब्द नहीं है, आप ध्यान से देखो, यहाँ कहीं भी नहीं लिखा हुआ है।
तो आप ये काट ही सकते हो, उष्ण काट देना यहाँ से, ठीक है? तो ज़्यादा सही रहेगा ये। आप इसको ना मांस रस ही रहने दो, इसको काट देना, ठीक है? इस बात का विशेष ध्यान रखना। और कुछ है इसमें? बस एक लाइन याद रख लेना इसमें कि स्यात् असंशोधनार्थी वृत्ति स्नेह वृत्तवत, यानी कि संशोधन करने के लिए जो स्नेह सेवन किया जाता है, उसमें विरेचन के बाद जो भी हम जो परहेज करते हैं वही परहेज हमें रखना है। बस स्टेटमेंट याद रखना ये वाला, हो सके तो नोट्स जो मैं ऐड कर लेना इस लाइन को कि संशमन करने के लिए सेवन किए हुए स्नेह में विरेचन के समान ही आचार और आहार आचार का ध्यान रखा जाता है, उसी वृत्ति का सेवन किया जाता है। बस एक बात को वहाँ जोड़ लेना। यहाँ पर देखो ये वाला श्लोक इम्पोर्टेंट है, इसको प्यार रखना, नोट्स में लिखा चुका हूँ वैसे मैं। विचारणा के योग्य पुरुष कौन-कौन होते हैं? किस-किस को अक्षय स्नेहपान करना चाहिए, प्योर घी पी लेना चाहिए, और किस-किस को विचारणा के साथ यानी खाना-पीना मिला के उसमें घी लेना चाहिए या स्नेह लेना चाहिए। तो हम पहले ही बात किए थे, स्नेह द्वेषी, जो स्नेह से द्वेष करता है, जो प्योर घी नहीं पी पाएगा, उसे स्मेल आती है, वो मिला के पी सकता है। स्नेह नित्या, जो रोज स्नेह का सेवन करता है। मृदुकोष्ठाश्च, जो मृदुकोष्ठी है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना ध्यान से कि मृदुकोष्ठी को विचारणा के साथ लेना चाहिए, वरना वो पचा नहीं पाएगा। जो कलेश सहते हैं रोज, जिनको टॉक्सिक पार्टनर मिल गया है गलती से, तो ऐसे लोगों को जो है विचारणा के साथ मद्य नित्या, और जो टॉक्सिसिटी की वजह से बेचारों को रोज अमृतपान करना पड़ता है, ऐसे लोगों को अवश्य जो है विचारणा के साथ ही स्नेह का पालन करना चाहिए। प्योर स्नेह का पालन नहीं करना चाहिए। फिर आप यहाँ पे देखेंगे सद्य स्नान के लिए हमने बताया था 5 प्रसाद की पेय, या वो कह रहे हैं कि अगर पेय बहुत महँगी पड़ रही है आपको, चूँकि उसमें घृत तेल वसा मज्जा मिलाना पड़ रहा है तंदूर के साथ, शॉर्टकट बताते हैं। आचार्य कह रहे हैं क्षीर सिद्धौ बहु स्नेह स्नेहित चिरात नरम, कुछ मत करो, जो है दूध में सिद्ध की हुई चावल वाली खीर और उसमें उड़द मिलाया हुआ, और उसमें थोड़ा-सा वो मिला लो, घी अच्छा खासा, अधिक मात्रा में घी मिला के उसका सेवन कर लो, वो भी अच्छे से स्नेहन कर देती है, यदि आप पंच प्राशद की पेय नहीं पी पा रहे हैं तो। ठीक है? क्या मिलाएँगे? खीर बनाएँगे, उड़द मिलाएँगे, बहुत सारा घी मिला लेंगे। कोशिश करेंगे घी जो है सीनियर के रूम से चुरा के लाएँगे, जो अपना घी बहुत ज़्यादा पियोगे तो आपको थोड़ा दिक्कत होगी, तो ऐसा आप कर सकते हो। पंचप्राशद की पेय यहाँ पर दी हुई है, घृत, तेल, वसा, मज्जा, चावल 1-1% लेकर हमने बात करी थी, नोट्स में लिखा हुआ वहाँ पढ़ लेना कि ये सद्य स्नान करती है, शीघ्रता से स्नान कर देती है। हमने ये सब बातें कर ली थी, मैं यहाँ पे दोबारा नहीं पढ़ाऊँगा कि कैसे कुछ द्रव्यों का विशिष्ट रोगों में निषेध होता है, खासकर कुष्ठ, शोथ और प्रमेह वालों में, ग्राम, अनुपोदक, मांस, गुड़, दही, पैस्तलान, ठीक है? उनको ऐसे मांस का सेवन नहीं करना चाहिए जो कफ को बढ़ाए, गुड़ है, दही है, दूध इत्यादि, तिल इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कफ को बढ़ाने वाले होते हैं। और कुष्ठ, शोथ और प्रमेह के रोगियों में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि रोगों को और बढ़ा देते हैं। फिर हमने यहाँ पर पिप्पली, हरितकी की बात की थी, त्रिफला की बात की थी। चक्रपाणी ने अलग-अलग करके बता दिया था। याद है आप लोगों को? याद आ रहा है, नहीं आ रहा है अतिका? जी सर, याद है। ठीक है। और तो कुछ है नहीं। हाँ, हमने ये वाली बात कर ली थी। कहाँ ये वाली है ना, ये इम्पोर्टेंट श्लोक है, इसको याद रखिएगा आप लोग। कि तेल, मज्जा, वसा और घृत, इन 4 रसनों को बेर और त्रिफला के क्वाथ में सिद्ध करके, इसको इमेजिन कर लो अच्छे से। ये क्वेश्चन आया नहीं है, आएगा ज़रूर पक्का किसी न किसी एग्ज़ाम में। तो ये योनि व्यापद और शुक्र दोषों में प्रयोग करते हैं इसको। बेर और त्रिफला, बेर और त्रिफला, ठीक है? इमेजिन करने वाले समझ सकते हैं, 3 है और यहाँ बेर है और शुक्र दोष की बात है। आप याद रखिएगा कि तेल, मज्जा, वसा, सर्पी, ठीक है? इनको यदि बेर और त्रिफला क्वाथ में सिद्ध करते हैं तो योनि व्यापद और शुक्र दोष में इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसमें ये लाभ देता है। फिर यहाँ पर ये बात की गई है कि अति स्नान नहीं कराना चाहिए, घी बहुत महँगा है, घी बेकार चला जाता है, बहुत सी बातें यहाँ की गई हैं। जैसे मान लो कोई सूखा कपड़ा है
यदि तुम उसे भिगोगे तो केवल ज़्यादा भीग जाएगा, तो जैसे ज़्यादा भिगा देते हैं अगर कपड़े को, तो जब सुखाने डालते हैं तो पानी चू जाता है, बेकार चला जाता है। वैसे ही अगर मिट्टी के ढेले पे पानी एक साथ ज़्यादा डाल दोगे, धीरे-धीरे नहीं डालोगे, तो वो मिट्टी का ढेला गीला तो होता नहीं है, बल्कि पानी इधर-उधर फैल जाता है, बेकार चला जाता है। वैसी बातें कह रहे हैं कि अगर बहुत ज़्यादा स्नेह ले लोगे, तो जितनी पाचक अग्नि पचाने लायक उतना ही तो पचाएगी, बाकी घी तो मल में से बाहर निकल जाएगा। तो ₹1000 किलो वाले घी को क्यों ही व्यर्थ करना? इसलिए सम्यक स्नेहन कराने की बात करनी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, एक संभावना है, तो हमने आपको बता दिया। आप ऐसे समझिए, पढ़ने में कुछ टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से एसेशन रीजन का क्वेश्चन बनेगा 100%। इस श्लोक को आप ज़रूर देखिएगा। हम इसकी बात पहले भी कर चुके हैं कि आखिर स्नेह में लवण मिलाने से क्या हो जाता है? तो कहते हैं कि लवण जो होता है, वो अनभिसंधि होता है, अरुक्ष होता है, सूक्ष्म होता है, उष्ण होता है, व्यवाही होता है। तो ये स्रोतों में जल्दी से फैल जाता है। व्यवाही का मतलब शीघ्र व्याप्त हो जाए। सूक्ष्म माने जो पेनिट्रेट कर दे माइन्यूट से माइन्यूट स्रोतस में, माइन्यूट से माइन्यूट चैनल्स में, कैपिलरी लेवल पे। तो ये स्नेहन बहुत अच्छा काम करता है। और यदि लवण में मिला दिया जाए, तो स्नेहन बहुत शीघ्रता से हो जाता है। और यहाँ पर आचार्य स्नेहमग्रे पुरंज तथा स्वेदनमंत्रम, इस श्लोक के साथ आचार्य घोषणा करते हैं, अगली पार्ट का टीजर देते हैं कि इसके बाद अगला चैप्टर क्या आने वाला है। स्वेदन आने वाला है कि स्वेदन से पूर्व स्नेहन कराना चाहिए और स्नेहन के बाद स्वेदन कराना चाहिए। यहाँ आचार्य अगले पार्ट की घोषणा करते हैं, जो कि हम अगले चैप्टर में कल से पढ़ेंगे। ठीक है। और कह रहे हैं स्नेह श्वेत उपपन्न